नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया अपडेट कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है कि जानकार आगे जाके किसमें मंदी तेजी की आशंका बता रहे हैं, आगे जाके ऐसी कौन सी कमोडिटी होगी जो आपको अच्छा मुनाफा दिला सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोना जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग $1679 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी इस वक्त 1.25% की गिरावट के साथ $23.85 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि सोना चांदी घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स पर भी एक गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि बीते सत्र में यानी कि मंगलवार के दिन हमने देखा कि जो सोना था वो 9 महीने के निचले स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बंद होता हुआ नजर आया था। और सोने में जो गिरावट का मुख्य कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो है कि डॉलर इंडेक्स तेज होना, यानी कि डॉलर में तेजी होना, और दूसरा यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी आना। ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और सोने और चांदी की कीमतें लगातार एक लाल निशान के साथ, एक गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। यहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले आज एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। आज WTI अंतरराष्ट्रीय बाजार में आधे फीसद की तेजी के साथ $60 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल आधे फीसद की तेजी के साथ $64 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले आज WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्विस कैनाल के अंदर जो कच्चे तेल की जो सप्लाई का जो शिप था, वो जो फंसा हुआ था, जो रास्ता ब्लॉक हो रखा था, वो खुल चुका है। अब वहां से शिपमेंट जो है क्रूड ऑयल की आवाजाही वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सप्लाई में भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और बीते सत्र में जो कच्चे तेल में जो एक हल्की नरमी इसलिए भी देखने को मिली थी क्योंकि इस हफ्ते गुरुवार के दिन ओपेक की बैठक है, जिसमें यह निर्णय निकल के सामने आएगा कि अब जैसे कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, कच्चे तेल में जो डिमांड है वो अब थोड़ी बहुत कोरोना की वजह से कम होती हुई नजर आ रही है। तो उसके मद्देनजर अब ओपेक क्या फैसला लेता है, इसकी वजह से हमने देखा था कि बीते सत्र में एक नरमी बनती हुई नजर आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करके चलना चाहिए, ऐसा क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सोना चांदी में आज भी लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपने बीते सत्र में बता दिया था कि सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीचे में $1680 तक जा सकता है। आपका वो टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। इस वक्त $1679 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोना। आपको क्या लगता है कि अब सोना यहां से अब एक रिकवरी की तरफ जाएगा या फिर यहां से और भी निचले स्तर दिखा सकता है? देखिए अखिलेश, हम जैसे कि कल डिस्कस भी कर रहे थे कि सोना जब $1720 की रेंज तोड़ेगा तो वो 1680 तक नीचे ही लुढ़क सकता है। और आज हमने वो लेवल्स आते हुए देखे, इनफैक्ट उसके भी नीचे आज मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से अगर 1680 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो 1660 से लेकर $1620 तक नीचे जा सकता है। एक बार फिर से हम नए लो लगते हुए देख सकते हैं। दरअसल यूएस के अंदर जो डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है, जी। उसने काफी हद तक गोल्ड की कीमतों के ऊपर दबाव बनाया है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे ट्रेड करती दिखाई दे रही हैं। और यूएस के अंदर अभी काफी हलचल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी वहां पर ठीक होती दिखाई दे रही है। इस वजह से गोल्ड से जो सेफ हेवन डिमांड है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। और अब कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ऊपरी स्तरों पर निचले स्तरों से सोना खरीदा था, उन्होंने अब ऊपरी स्तरों पर सोने पे बिकवाली शुरू कर दी है। अब काफी जो पहले हम देख रहे थे कि काफी फंड हाउसेस काफी अग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे गोल्ड की, अब वो काफी थम चुकी है। और इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने में गिरावट आई है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में उतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है। नहीं तो अब तक मुझे लगता है कि अगर रुपी का इफेक्ट नहीं होता तो अब तक गोल्ड जो है 43,000 के अराउंड होना चाहिए था। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो 44,000 के ऊपर अभी भी हम इसको ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सोना 44,000 का अपना ये लेवल डोमेस्टिक मार्केट में तोड़ सकता है। और वहीं आने वाले दिनों में सोना मुझे लगता है कि 43,200 की रेंज के बीच में ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने भी काफी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाई है और 65,000 के बाद लगातार गिरावट की तरफ, और आज तो 63,000 के नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब चांदी भी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में 60,000 के आसपास दिखाई दे। जिस तरीके से ऊपरी स्तरों पर
हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म सोना चांदी अभी भी वीक है और अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर नजरें रखनी होगी। अगर गोल्ड $1680 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है कि $1640 तक फिसल सकता है। तो फिलहाल जी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी। तो यानी कि सोना चांदी अगर यहाँ से निचले स्तर दिखाता है तो एक रूपा जी के अनुसार सोने चांदी की कीमतों में एक नए लो लेवल्स लगते हुए नजर आ सकते हैं। रूपा जी के अनुसार अगर सोना यहाँ से अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और गिरता है तो घरेलू वायदा बाजार में 43,200 के दायरे में और चांदी 60,000 के दायरे में कारोबार करती नजर आ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोना है रूपा जी के अनुसार नीचे में $1640 तक जा सकता है। जिस हिसाब से यूएस में जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसका जो टीकाकरण है बड़े बड़े पैमाने पर चलता हुआ देख रहे हैं हम, और वहाँ पे जो डॉलर है यूएस डॉलर में उसकी तेजी की वजह से भी हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से सोने चांदी में अभी हाल फिलहाल में ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। रूपा जी, बात करेंगे सीपीओ की, तो आपको क्या लगता है क्या सीपीओ में भी करंट लेवल से बाइंग पोजीशन बनाना सही रहेगा क्या? देखिए सीपीयू की करंट लेवल थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ आप बना सकते हैं। 1040 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, कट भी सकता है। अभी फिलहाल के लिए तेजी का रुझान है मार्केट के अंदर। जो कल की गिरावट आई है उसके बाद आज बाजार फिर से उठे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बाइंग बनाई जा सकती है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि 5,000 का लेवल अभी भी सस्टेन होकर चल रहा है। चने के अंदर एक मामूली सी करेक्शन है लेकिन 5,000 के ऊपर ही सस्टेन हो रखा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से चने की जो आवकें मंडियों में आ रही हैं और हाजिर के अंदर चना 5,000 के ऊपर वायदे के अंदर चना 5,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि चना आने वाले दिनों में क्या बहुत ही अच्छी तेजी दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए मुझे तो काफी पॉजिटिव लगता है चने का आउटलुक। अभी यहाँ से अराइवल्स जो हैं प्रेशर की वजह से बाजार उठ नहीं पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बाजारों के अंदर तेजी बनती दिखाई दे सकती है। और क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है, इस वजह से मुझे लगता है कि चने के अंदर तेजी बन सकती है। एक बार अराइवल खत्म हो जाए उसके बाद कीमतों के अंदर जब जैसे ही हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, तो आने वाले दिनों में तेजी का रुझान बन सकता है। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि चना 5,000 के अराउंड बाइंग में रहना चाहिए। अगले महीने के वायदे जो है वो आप बाय कर सकते हैं, उसमें भी आप देखिए 5100 के ऊपर चल रहा है मार्केट। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मुझे लगता है कि 5500 तक चना ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए चने के अंदर बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। 5100 के नीचे अगर मई वायदा मिले तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि चने में अगले वायदे के अंदर खरीदारी की पोजीशन बना के चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं दीपक जी और अशोक गिरी जी, जिनका सवाल लगातार तुअर को लेकर आ रहा है कि तुअर के भाव कब बढ़ेंगे। जिस हिसाब से सरकार ने तुअर दाल का जो आयात है वो आयात कोटा है वो जारी कर दिया है 4 लाख टन का, तो आपको रूपा जी क्या लगता है कि तुअर दाल के भाव क्या आगे बढ़ते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए फिलहाल के लिए तो इम्पोर्ट हो रहा है, तो इस वजह से इम्पोर्ट कोटा जो जारी किया है उसकी वजह से कीमतों के ऊपर दबाव बना है और कीमतें उठ नहीं पा रही हैं। लेकिन आगे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार संभल सकता है। बहुत ज्यादा भी तो तेजी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे इम्पोर्ट और भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा मुझे लगता है कि गिरावट की तरफ ही रहेगा। बहुत गिरावट भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन तेजी अभी आती हुई दिखाई नहीं देगी। अभी शॉर्ट टर्म में बाजार जो है एक रेंज में रह सकते हैं, इसकी तेजी बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब जब अप्रैल ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें, तो जैसे ही चने के अंदर तेजी बनेगी और उसके बाद जो है अगर इंपोर्ट लाइसेंस जो जारी किए हैं उतना इंपोर्ट अगर हो जाता है, उसके बाद अगर डिमांड फिर से पिकअप होती है तो एक तेजी बन सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए तुअर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी, तो यानी कि अभी तुअर दाल का जो वायदा बाजार है तो तुअर दाल की जो कीमतें हैं उनके अंदर अभी इतनी खास तेजी मंदी बनती हुई नजर नहीं आएंगी, अभी एक स्थिरता देखने को मिल सकती है। ये से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल इस वक्त 2388 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक मामूली सी करेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल जो 2400 का लेवल दिखाने के बाद दोबारा से 2300 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या 2500 का लेवल इस कारोबारी सप्ताह या फिर इससे अगले कारोबारी सप्ताह में दिखला पाएगा? देखिए उम्मीद कि मई वायदा जो है ये लेवल छू सकता है। अप्रैल में भी एक्सपेक्टेशन है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी अभी प्रेशर वाली बात नहीं है। जी थोड़ा बहुत बाजार ऊपरी स्तरों पर फिसला है। कल भी हमने देखा था 2400 के ऊपर गया और 2380 की रेंज के बीच में घूमता दिखाई दिया, और आज भी वही रेंज है। लेकिन फिलहाल के लिए मई वायदा मुझे लगता है कि 2500 से लेकर 2520 का स्तर में भी नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। जी, यही से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से इंपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकल के सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी भारतीय कॉटन जो काफी विश्व में काफी सस्ती मानी जाती है, तो पहले से ही एक्सपोर्ट डिमांड बनी हुई है और चाइना की तरफ से भी अब एक कॉटन की डिमांड निकल के सामने आ रही है, तो आपको क्या लगता है
कि इससे कॉटन के साथ साथ बिनौला खल की कीमतों में भी क्या अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर पाएगी? देखिए बिल्कुल तेजी बन सकती है, ना केवल चाइना। अभी आप देखिए कल भी एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान भी जी। भारत का जो कॉटन है उसको इंपोर्ट करने में के लिए वो उसने आवेदन किया है कि उसके ऊपर इंपोर्ट जो है वो फ्री कर दिया जाए। कि आगे पाकिस्तान में भी कपास की जो है वो किल्लत देखने को मिल रही है। तो जो कपास के इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि वो भारत से कपास खरीदना चाहता है, क्योंकि जो दूसरे देशों से अगर वो कपास जी। लेता है तो वो काफी महंगी पड़ती है, और जबकि भारत की जो कपास है उसको सस्ती मिलती है। तो इस वजह से अभी जो डिमांड है वो वहां से भी निकल सकती है। वहां पर कपास और यान की काफी कमी देखने को मिल रही है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास का इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उसको काफी महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो भारत की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहां से भी डिमांड पिकअप होती है तो न केवल चाइनीज मार्केट है हमारे लिए, ये पाकिस्तान भी एक अच्छा मार्केट जो है वो अवेलेबल हो सकता है। इसीलिए कपास का अभी फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ से भी डिमांड पिकअप होती है तो अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से तेजी बनती दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अगर चाइना की तरफ से एक अच्छी खासी डिमांड निकल के सामने आती है अगर भारतीय कॉटन की, तो जो नरमा कपास के जो किसान हैं जो आस लगा के बैठे हैं कि 6500 से 7000 तक के लेवल उनको मिलते हुए नजर आएंगे, तो क्या वो भी संभव हो पाएगा इसके साथ साथ? देखिए बिल्कुल चीजें बनेगी तो वो लेवल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट हम्म। दिखा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाली हमारी जो भारत की कॉटन है वो काफी सस्ती है और पाकिस्तान में जल्दी भी पहुंच जाएगी, जबकि उनको बाहर से जो मंगानी पड़ रही है वो काफी महंगी जी। है। और मुझे लगता है कि अगर चाइना से तो वैसे ही एक्सपोर्ट डिमांड निकलती नजर आ रही है, और अगर पाकिस्तान से भी निकल जाती है तो डबल यहाँ पर जो हमें बेनिफिट मिलता दिखाई दे सकता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं हमारे, जिसकी वजह से कीमतों को सहारा मिलता दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी कीमतें वैसे भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ऊपर सस्टेन कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ही आपको 6500 से लेकर 7000 की रेंज देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जो है टिंकू गुप्ता जी, जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल में हाजिर में माल कब तक स्टॉक करके चला जा सकता है? क्या धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते रहें या फिर अभी होल्ड करके रखें कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में जब 2500-2600 का लेवल आ जाए फिर एक साथ लिक्विडेट करें? देखिए नहीं, थोड़ा आप लिक्विडेट जरूर करें, स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। जी। जब बाजार ऊपर आते हैं तो कुछ माल आपको लिक्विडेट करना चाहिए। मार्केट है, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसी न्यूज फ्लैश हो जाए हम्म। जिसकी वजह से बाजार जो है बिल्कुल यू टर्न ले सकते हैं। तो इसलिए बिना रिस्क उठाए आपको थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट जरूर करना चाहिए। अभी भी 2400 के भाव मिल रहे हैं, अच्छा भाव है वायदा के अंदर, जो कि 2200-2000 की रेंज में घूमती नजर आ रही थी, वहां से अब यहाँ 200-250 पॉइंट की तेजी है। और अभी भी यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन है कि 150-200 पॉइंट की तेजी बन सकती है, जी। लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत चाहे तो लिक्विडेट कर सकते हैं। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं प्रखर अग्रवाल जी, जिनका सवाल लगातार मूंगफली के तेल को लेकर आ रहा है कि मूंगफली तेल का बाजार कैसा रहेगा, मूंगफली तेल में अभी कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए मूंगफली में मुझे यहाँ से एक बार तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। मूंगफली के तेल में अगर एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी बनती है तो उसका एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले तो मिल जाए मार्केट को, अदरवाइज इस टाइम पर मुझे लगता है कि आगे मूंगफली के तेल की डिमांड जो है वो काफी कम हो जाती है। तो इस वजह से अभी दबाव जो है वो बन सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन तेजी का रुझान अभी बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी। यहीं से रूपा जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है कि सरसों में 6000 का स्तर कब तक देखने को मिल पाएगा? देखिए सरसों में 6000 का स्तर अभी टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिले। देखिए आने को ये लेवल्स 2 दिन में भी आ सकते हैं, कि अगर बाजारों में एक तरफा रैली बनी तो ये 2 दिन भी अगर 3-3 4-4% की तेजी आई तो ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। एक्सपायरी है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है, इस वजह से उठापटक का माहौल है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट आपको 1 महीना वेट करना चाहिए। जी। ये से रुक कर लेते हैं मसालों की तरफ, जान लेते हैं रूपा जी से कि मसाले में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। रूपा जी, बात करेंगे सबसे पहले धनिया की, तो धनिया का अप्रैल वादा देखने की 7124 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक बहुत ही मामूली सी करेक्शन है रूपा जी। और इसके साथ ही कुछ खबरें भी ऐसे निकल के सामने आई है कि जैसे कि राजस्थान की कोटा मंडी हुई और रामगंज मंडी हुई, वहां से धनिया की जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आ रही है खाड़ी देशों से। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अब एक्सपोर्ट डिमांड उठी है धनिये की, जीरे की और हल्दी की, तो आपको क्या लगता है कि अब यहां से मसालों का जो बाजार है वो अभी और कितनी तेजी दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए
मसालों के अंदर तेजी का ही रुझान है। अभी जैसे कोरोना की वापस से लहर उठती नजर आ रही है, जी। उसने एक बार फिर से लोगों को फिर से जागरूक कर दिया है। पहले भी डिमांड, ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हुई थी, डिमांड बनी हुई थी यथावत, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड जो कहीं ना कहीं हम्म। थोड़े से रुकते हुए दिखाई दे रहे थे, वो वापस से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मसाले जो हैं वापस से अपनी खुशबू बिखेरते नजर आ सकते हैं। हल्दी का हम रिसेंटली एग्जाम्पल देख चुके हैं। जीरे में आज जरूर दबाव आया है, 15,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से लुढ़का है, लेकिन उम्मीद यही है कि जीरा भी यहाँ से संभल सकता है। वापस से देखिए रेंज है 14,000 तक, नीचे लुढ़क भी सकता है, वहां से वापस से उठ सकता है, जो कि 16,000 तक ऊपर जा सकता है। और जहां तक धनिये की बात है, धनिये का ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, और अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रहे हैं तो आगे से और डिमांड जो है जनरेट होती है, तो खपत पहले ही हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो एक अच्छी खासी रैली अब धनिया दिखा सकता है। जो रिटर्न हल्दी ने दिए थे, मुझे लगता है कि अब धनिया भी वो देता दिखाई दे सकता है। और हम्म। यहाँ से 7,000 7100 के आसपास धनिया चल रहा है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये 7500 से लेकर 8,000 के स्तर जल्द छू सकता है। धनिया के अंदर एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दे सकती है। जी। तो यानी कि जिस हिसाब से धनी की जो एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आ रही है और जो मांग निकल के सामने आ रही है, कोरोना की जो लहर है वो एक बार फिर से चालू हो चुकी है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो स्टॉक करना चालू कर दिया है लोगों ने अपने पास भी। और धनी की जो स्तर है आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार 7500 से लेकर 8,000 तक देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी के साथ बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हमने देखा था कि बीते कुछ सत्रों में हल्दी काफी जोरदार तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी और इस वक्त 8500 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हल्दी के अंदर अगले सप्ताह तक 9,000 तक के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि हल्दी के अंदर ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, देखने को मिल सकते हैं। मे बी एक्सपायरी से पहले हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाए। हम्म। अदरवाइज जो मई वायदा है वो 9,000 से लेकर 9500 का स्तर छू सकता है। गिरावट देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो मुझे लगता है कि अब आ चुकी है, वापस से ट्रेडर्स एक्टिव हो चुके हैं, इसके अंदर फिर से बाइंग आ रही है, और मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सपायरी तक आपको ये लेवल्स 9,000 का देखने को मिले। जी। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, अगर आज के कारोबारी सत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के कारोबारी सत्र में अभी थोड़ा-सा बाजार फर्स्ट हाफ के अंदर दबाव वाले रह सकते हैं। हम्म। सभी कमोडिटीज के अंदर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बहुत बाजार लुढ़क सकते हैं। अगर सोयाबीन की बात करें तो नीचे में अगर आपको 5760 के आसपास मई वायदा मिलता है तो आप वहां बाइंग करके चल सकते हैं। सेम एज इट इज आप हल्दी में बाइंग पोजीशन रखिए, आज थोड़ा गिरावट है, गिरावट पर आप खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है कि हल्दी भी आगे अच्छा रिटर्न दे सकती है। धनिया आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पर, 7190 के आसपास चल रहा है, मई वायदा 7180 7160 की रेंज में आप बाय कीजिए। मुझे लगता है कि धनिया 7500 के स्तर दिखा सकता है। वहीं कैस्टर सीड भी एक तेजी की हम्म। तरफ ही है, कैस्टर सीड में भी निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र सिंह जी हैं जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है कि कोरोना वापस आया है तो क्या लहसुन की मांग बढ़ेगी क्या? दीपेंद्र सिंह जी, हमने लहसुन के बारे में एक वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से ही, 2-3 दिन पहले ही अपलोड करी है। जितेंद्र खुराना जी जो आज़ादपुर मंडी के गार्लिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था मार्केट टाइम्स टीवी द्वारा। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जितेंद्र खुराना जी ने अच्छे से बता रखा है कि लहसुन में तेजी कब बनेगी, कितने रुपए की बनेगी और अभी हाल फिलहाल में लहसुन में क्या करके चलना सही रहेगा, जो पूरी रणनीति है लहसुन में अच्छा मुनाफा कमाने की, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उभर के सामने आएंगी, किस महीने में मंदी तेजी देखने को मिलेगी, वो पूरे अच्छी से जानकारी जितेंद्र खुराना जी ने अपनी उस वीडियो में दे रखी है। तो आप प्लीज उसको जाके देखिए। दर्शक जुड़े हमारे साथ जगजीत सिंह जी जिनका सवाल कॉटन के बारे में आ रहा है। जगजीत सिंह जी, कॉटन में तेजी का ही रुझान है, कॉटन में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। अब जिस हिसाब से कॉटन के जो एक्सपोर्ट डिमांड पहले से ही निकल के अच्छी खासी देख रहे हैं हम, और फिर ऊपर से जो भारतीय कपास है वो बाकी देशों के मुकाबले सस्ती है, लगभग 13% सस्ती है। और अब चाइना की तरफ से भी भारतीय कॉटन की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ रही है, तो जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कॉटन की जो कीमतें आने वाले दिनों में अभी और तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। और जिन किसानों को आज थी कि उनका नरमा कपास 6500 से लेकर 7000 तक बिकता हुआ नजर आएगा, तो वो भी देखने को मिल सकता है। सचिन पंडित जी जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। सचिन पंडित जी, आपको बता दें कि सरसों के अंदर तेजी का ही रुझान है। सरसों का जो उत्पादन है इस साल 89.50 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। अभी तक की सरसों का बीते 7 साल के मुकाबले इतना ज्यादा अनुमान है कि सरसों की जो बुआई है इस साल अच्छी देखने को मिली थी, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सरसों का जो स्टॉक था हाजिर के अंदर और स्टॉकिस्टों के पास, मिलरों के पास, जो एडिबल ऑयल मिल रहे हैं उनके पास
उनके पास बिल्कुल भी नहीं था और नाम मात्र का स्टॉक बचा था पिछले साल का सरसों का। जो एंडिंग स्टॉक था वो भी बहुत कम था, जिसकी वजह से हमने देखा कि सरसों की खरीद लगातार तेजी की तरफ आती गई। और आपको बता दें कि मंडियों के अंदर किसानों को सरसों के जो भाव है वो एमएसपी से काफी अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसान अपनी जो सरसों है उसको सरकार को ना बेचकर, सरकारी खरीद पर ना बेचकर प्राइवेट बोलियों पर बेच रहे हैं, प्राइवेट व्यापारी को ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें ज्यादा भाव मिलते हुए नजर आ रहे हैं सरसों के। और सरसों का जो वायदा बाजार है अभी भी तेजी की ही तरफ है। आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार सरसों 6000 तक का भी लेवल दिखलाते हुए नजर आ सकती है। तो ये था एक छोटा सा ब्यौरा कि सुबह से लेकर सुबह कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आई है और जानकार की उस पर क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।